जय हिंद मेरे प्यारे मित्रों। तो इसके पहले वाली क्लास में हमने आपको प्रक्षेप्य गति के बारे में पढ़ाया था। तो उसी से रिलेटेड आज हम एक क्वेश्चन की चर्चा तो हमने पिछले क्लास में कर दी थी, लेकिन आज हम उसी के आगे जो न्यूमेरिकल बन सकते हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं न्यूमेरिकल में पहला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा। पहला क्वेश्चन जो आपके आरआरबी ग्रुप डी में पूछे जाने की संभावनाएं हैं, केवल वही हम यहाँ पर कराएंगे, क्योंकि जब प्रक्षेप्य गति से क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो वहां पर फार्मूला ना याद होने की वजह से बच्चे इसको छोड़ करके चले जाते हैं। तो हम यहाँ पर आपको इसके पिछले वाली क्लास में डेरिवेशन भी करा रखा है, फार्मूला भी बता रखा है, एक क्वेश्चन भी आपको करा रखा है। सारे चीज हमने आपको प्रक्षेप्य गति में जो जो भी चीज आते हैं, उड्डयन काल, प्रक्षेप्य का परास, अधिकतम ऊंचाई, तीनों की चर्चा हमने आपसे कर दी थी। और आज हम उसी के आगे चलेंगे क्वेश्चन को लेकर के, न्यूमेरिकल को लेकर के। क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं ये हमने आपको बता रखा है। अब जब न्यूमेरिकल की बात करते हैं तो देखिएगा, हमने कहा कि एक एक तोप का गोला एक तोप का गोला एक तोप का गोला एक तोप का गोला 45 डिग्री के कोण पर एक तोप का गोला 45 डिग्री के कोण पर 20 मीटर कम हो जाएगा जी, 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रक्षेपित किया जाता है प्रक्षेपित किया जाता है प्रक्षेपित किया जाता है किया जाता है तो अधिकतम ऊंचाई, प्रक्षेप्य का परास और उड्डयन काल, तीनों का मान बताइए। प्रक्षेप्य का परास, उड्डयन काल और अधिकतम ऊंचाई, तीनों का मान बताइए। तो आइए हम देखते हैं इसका हल कैसे होगा। जब हम अधिकतम ऊंचाई, हाइट की बात करते हैं तो अधिकतम ऊंचाई का फार्मूला हमने आपको बता रखा है। अधिकतम ऊंचाई का फार्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी। और जब हम प्रक्षेप्य के परास की बात करते हैं तो आर बराबर, प्रक्षेप्य का परास को हम आर से डिनोट करते हैं, और आर बराबर क्या हो जाएगा? ये आर है आपका, ये आर है। और जब हाइट की बात करेंगे, हाइट, तो हाइट क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g। हाइट क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g। और यहां पर देखिएगा प्रक्षेप्य का परास आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, यहां पे स्क्वायर लगा रखा है, इसको और अच्छे से लिख देता हूं, स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g, और यहां पर साइन 2 थीटा बटे जी। और जब टाइम की बात करते हैं, उड्डयन काल, तो 2u साइन थीटा बटे जी। ये तीनों फार्मूले हमने आपको बता रखे हैं। अब यहाँ पे आपको दिया है मान प्रारंभिक वेग का कि 40 मीटर प्रति सेकेंड, और यहाँ क्या दे रखा है? 45 डिग्री के कोण पर। तो 45 डिग्री का कोण यानी थीटा का मान 45 डिग्री दे रखा है, और 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रक्षेपित किया जाता है। तो आप यही फार्मूले में प्रारंभिक वेग और कोण का मान रख दीजिए और इसको हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे देखिएगा, हमने यहां पर रख दिया आर बराबर यू स्क्वायर, यू का मान क्या है? 40, तो 40 का स्क्वायर साइन 2 थीटा, 2 इंटू, अब थीटा का मान क्या है? 45 डिग्री, 45 डिग्री बटे जी। अब यहां पर आपको मान पता होना चाहिए। किसका मान पता होना चाहिए? डिग्री का। कोण का मान आपको पता होना चाहिए। तो देखिएगा, यहां पर जब हम हल करेंगे तो क्या आएगा? 40 का स्क्वायर, 40 का वर्ग कितना होगा? तो 40 का वर्ग होगा 1600। कितना होगा? 1600। 1600 गुणे साइन साइन 45 दूना 90 बटे जी का मान क्या रखेंगे? 10। फिर उसके बाद यहीं से हल करेंगे, 10 से एक जीरो यहां पर कट गया, बचा क्या? 160 गुणे साइन 90 का मान कितना होता है? साइन 90 का मान कितना होगा? तो आप कहोगे साइन 90 का मान 1 होता है। कितना होगा? 1। तो प्रक्षेप्य का परास कितना निकल करके आएगा? 160 मीटर। कितना निकल करके आएगा? 160 मीटर। अब आइए यही वैल्यू हम यहां पर पुटअप करके देखते हैं। हाइट, जब हम हाइट की बात करेंगे तो h बराबर यू स्क्वायर, वही 40 का स्क्वायर, इंटू साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना है? 45 डिग्री बटे में क्या है? 2 इंटू जी का मान कितना होता है? 10। इसी के आगे हल करेंगे, देखिएगा h बराबर 40 का स्क्वायर आप कहोगे 1600 गुणे साइन 45 का मान, साइन 45 का मान कितना होता है? 1 बटे √2, यानी 1/√2। तो
तो हम यहाँ लिख देंगे 1/√2 और स्क्वायर लगा है तो यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे बटे 2g यानी 20, 2 धाम में 20। अब हम इसको काट सकते हैं, देखिएगा 20 में हम 80 बार काट सकते हैं, 80 बार काट सकते हैं। 20 से हम 1600 को 80 बार काट सकते हैं। आप कहोगे बिल्कुल काट सकते हैं। हाइट देखिएगा h बराबर क्या हो जाएगा 80 गुणे, जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो आपका आएगा 1/2, क्योंकि 1 का वर्ग कितना होता है 1 और √2 का वर्ग कितना होगा 2। और इसको आप काटिए, देखिए कितनी बार जाएगा 40 बार। तो आपका आंसर क्या आ गया, हाइट बराबर 40 मीटर। हाइट कितना आ गया, हाइट बराबर 40 मीटर आ गया। हाइट कितना आ गया, तो हाइट आ गया 40 मीटर। कितना आ गया हाइट 40 मीटर। अब आइए उड्डयन काल हम देखते हैं। उड्डयन काल, जब उड्डयन काल की चर्चा करेंगे तो t बराबर 2u यानी 2 गुणे 40, भाई u का मान 40 है, फिर गुणे साइन थीटा, थीटा का मान कितना दे रखा है 45 डिग्री, बटे g का मान क्या लिखेंगे 10, g का मान क्या लिखेंगे 10, 10 से यहाँ 1 जीरो कट जाएगा, कटेगा 4 दूनी 8, तो t बराबर 8 गुणे साइन 45 का मान कितना होता है, अभी यहां मैंने बताया था साइन 45 का मान 1/√2 कितना होगा 1/√2, और t बराबर क्या आ जाएगा 8/√2, 8/√2। और जब मैथमेटिकल प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं तो हर में, ये आपका अंश है और ये हर में करड़ी में मान नहीं आना चाहिए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको आप करिएगा √2 से ऊपर गुणा और √2 से नीचे गुणा, तो t बराबर क्या आ जाएगा 8√2, और जब √2 में √2 का गुणा करेंगे तो आएगा 2, कितना आएगा 2, और 2 से आप इसको काट देंगे तो कितना आएगा 4, यानी t का मान क्या आ गया, t का मान आ गया 4√2 सेकेंड, 4√2 सेकेंड, कितना आ गया 4√2 सेकेंड। तो यहां पर हमने क्या क्या देखा, प्रक्षेप का परास, ऊंचाई और उड्डयन काल। आपको यही दो मान दिए होंगे और यही दोनों मान आप बस फार्मूले में रख करके उसको सॉल्व कर दीजिएगा, बस आपका आंसर निकल आएगा। आप बस मान को फार्मूले में रख करके उसको सॉल्व कर दीजिएगा, आपका मान निकल आएगा। अब देखिए पहले टाइप का क्वेश्चन तो कुछ इस प्रकार से बनाया जाएगा, कुछ इस प्रकार से आएगा। अच्छा इस प्रकार से आएगा तो इसमें कोई समस्या ही नहीं, बस फार्मूले में रखो आंसर ले आओ। लेकिन जब दूसरे टाइप का क्वेश्चन आएगा तो उसमें आप कैसे करोगे, आइए देखते हैं उसको भी, आइए उसको भी देख लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए इसके आगे चलते हैं, इसके आगे देखते हैं। इसके आगे हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। जब आपका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया हो कि हाइट टाइम के 2 गुना के बराबर है, हाइट टाइम के 2 गुना के बराबर है, हाइट टाइम के 2 गुना के बराबर है, यानी हम कहें क्वेश्चन में हमने कहा कि और हाइट, हाइट यानी अधिकतम ऊंचाई, हाइट टाइम के 2 गुने के बराबर हो, टाइम के 2 गुने के बराबर है, बराबर है, तो कोण का मान ज्ञात करें। तो कोण का मान क्या होगा, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि किसी वस्तु को 60 मीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रक्षेपित किया जाता है और हाइट टाइम के 2 गुने के बराबर है, तो कोण का मान क्या होगा। अब यहां पर आपसे थीटा पूछ रहा है कि थीटा एंगल क्या होगा। फिर देखिएगा अब इसको हल कैसे करेंगे, कह रहा है कि हाइट टाइम के 2 गुने के बराबर है, यानी हाइट जो है वो टाइम के, हाइट टाइम के 2 गुने के बराबर है, यानी हाइट जो है वो टाइम के 2 गुने के बराबर है। और टाइम के 2 गुने के बराबर कौन है, हाइट। तो टाइम के 2 गुने के बराबर कौन हो जाएगा, हाइट। तो टाइम के 2 गुने के बराबर कौन हो जाएगा, हाइट। यही तो लिखा है कि हाइट टाइम के 2 गुने के बराबर है, तो टाइम के 2 गुने के बराबर क्या है, हाइट। अब देखिएगा बस हाइट का फार्मूला यहां रख दीजिए, टाइम का फार्मूला यहां रख दीजिए। हाइट का फार्मूला क्या होता है, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g बराबर 2 इंटू 2u साइन थीटा बटे g, यही होगा भाई। टी का फार्मूला क्या होता है 2u साइन थीटा बटे g, और 2 का गुणा पहले से ही है, 2 का गुणा पहले से ही है। अब बहुत संभाल करके इसमें जो उड़ रहा हो उसको उड़ा दीजिए, देखिए कैसे उड़ेगा। जैसे हमने कहा आपसे कि ध्यान दीजिएगा कि यहां से एक जी को हम एक जी को उड़ा सकते हैं, आप कहोगे उड़ा सकते हैं गुरु जी। फिर यहां से देखिएगा एक यू से एक यू को भी खत्म कर सकते हैं आसानी से।
फिर देखिएगा यहाँ स्क्वायर है यानी 2 साइन थीटा है, यहाँ पर 1 साइन थीटा है, तो 1 साइन थीटा से हम इस स्क्वायर को भी काट सकते हैं। अब बचेगा क्या, यहां पर बचा यू साइन थीटा बटे 2 बराबर 2 दूनी 4, इतना ही बचा है। यहां से देखिएगा यू साइन थीटा बटे 2 बराबर 2 दूनी 4, यही हमारा बचा है। अब आगे देखिएगा यू का मान क्या दे रखा है 60 मीटर प्रति सेकंड, तो यू का मान क्या रख देंगे 60 मीटर पर सेकंड, तो यहां पर 60 साइन थीटा बटे 2 बराबर 4, इतना कर दिया। अब यहाँ पे आप काटिएगा, 2 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा 30 बार, तो 30 साइन थीटा बटे 4, 30 साइन थीटा बटे 4 यहां बचा। अब उसके बाद आगे देखिएगा, अब आप 30 को इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या आएगा, आएगा साइन थीटा बटे 4 बटे 30, यही आएगा साइन थीटा बराबर 4 बटे 30, 30 को जब इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या आएगा साइन थीटा बराबर 4 बटे 30, और आप थीटा का मान निकालना है तो थीटा बराबर साइन को उधर पक्षांतर करेंगे तो क्या आएगा साइन इनवर्स 4 बटे 30, साइन इनवर्स 4 बटे 30। अब ये इनवर्स उनवर्स आपको ट्रिग्नोमेट्री में देखने को मिलेगा, ये जो इनवर्स है ट्रिग्नोमेट्री में देखने को मिलेगा। जैसे जब हम कहते हैं कि मान लीजिए 1/x² है और इस x² को ऊपर ले आना है तो आप करते हैं x का पावर -2। उसी तरीके से यहां पर जैसे हमने कहा कि 1/x है, इसको ऊपर ले आना है तो क्या हो जाएगा x के पावर -1, यही हो जाएगा। उसी प्रकार से जब हम 1/sin थीटा, अब देखिएगा साइन थीटा को जब इधर ले आएंगे तो बट्टे में चला जाएगा, और जब उसको ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स हो जाएगा। भाई थीटा तो यहाँ नहीं है, 1/sin, साइन को ऊपर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स हो जाएगा। उसी तरीके से हमने क्या लिखा साइन इनवर्स 4 बटे 30, साइन इनवर्स 4 बटे 30, तो थीटा का मान क्या निकल करके आया साइन इनवर्स 4 बटे 30। देखिएगा कह रखा था कि हाइट टाइम के 2 गुने के बराबर है, तो हाइट टाइम के 2 गुने के बराबर हो गया। हाइट का फार्मूला यहां रख दिया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g बराबर टाइम का लिख दिया 2u साइन थीटा अपॉन g इंटू 2, यहां से जो कुछ कट रहा था मैंने काट दिया, इतना बचा। फिर u का मान 60 मीटर प्रति सेकंड था तो 60 लिख दिया, और 30 साइन थीटा बराबर क्या आया 4, 30 को हमने इधर पक्षांतर किया, कितना आया 4 बटे 30, फिर थीटा साइन को हमने पक्षांतर किया तो थीटा का मान क्या निकल करके आया साइन इनवर्स 4 बटे 30। तो कुछ इस प्रकार से आपको सवाल देखने को भी मिल सकते हैं। आप इसमें घबराइएगा नहीं, आप इसमें घबराइएगा नहीं कि पता चला अरे यार ये तो टाइम दुगुना, ये थीटा क्या है क्या नहीं है, तो जैसे बस कहा रहेगा आप वैसे ही सॉल्व करिएगा, बाकी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें, ठीक है। अब आइए आगे चलते हैं हम, इसी के आगे, इसके आगे अब हमारा अगला चैप्टर है, इसके आगे हमारा अगला चैप्टर है बल, बल यानी फोर्स। कौन सा चैप्टर फोर्स। आइए हम फोर्स का चैप्टर देखते हैं। बल, भैया बल क्या है, बल क्या है, बल क्या है। आपने बल का प्रयोग तो बहुत किया होगा, है ना, आपने बल का प्रयोग बहुत किया होगा किसी को मारने पीटने के लिए, है ना, किसी को मारने पीटने के लिए, किसी वस्तु को उठाने के लिए, किसी वस्तु को खींचने के लिए, किसी वस्तु को धकेलने के लिए आपने बल का प्रयोग किया होगा, है ना। जानू तेरे प्यार में तो हम पहाड़ भी धकेल देंगे, तो धकेलोगे तो क्या लगेगा बल, क्या लगेगा बल। यानी इसकी परिभाषा है कि बल वह धक्का या खिंचाव है, बल वह धक्का या खिंचाव है जो स्थान परिवर्तन कर दे या परिवर्तन करने की कोशिश करे, मतलब वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर दे या फिर परिवर्तन करने की कोशिश करे। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप पहाड़ धकेलोगे तो धकेला ही जाएगा, आप कोशिश करोगे ना, आप कोशिश करोगे, आप कोशिश करोगे तो क्या पहाड़ मतलब आगे खसक जाएगा, नहीं खसकेगा, लेकिन आप क्या कर रहे हैं कोशिश कर रहे हैं, है ना, आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो धकेल मतलब आपके द्वारा धकेला नहीं जा सकता। और वहीं पे कोई छोटी वस्तु हो आप धकेलोगे तो उसकी स्थिति परिवर्तित हो जाएगी, उसकी स्थिति क्या होगी परिवर्तित हो जाएगी, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे खसक जाएगा, स्थिति परिवर्तन हो जाएगा। जैसे हमने आपको कहा मान लीजिए, मान लीजिए ये बोर्ड है, ये बोर्ड है, अब हम इस पर धक्का लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं धक्का लगा रहे हैं। अब ये भाई दीवार है, दीवार तो हमसे खसकने वाला नहीं है, अब हमने दीवार को धक्का, हम दीवार को धक्का दे रहे हैं, लेकिन ये स्थान परिवर्तन नहीं होगा, इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों परिवर्तन नहीं होगा ये आगे थोड़ा सा समझाएंगे। और यदि हमने कहा कि मान लीजिए ये डस्टर है,
इस डस्टर को हम अगर पुश करेंगे तो देखिएगा यहां से हमने पुश किया यानी धकेला तो कुछ इस स्थिति पे था, हमने इसको धकेला तो ये आगे की ओर चला गया। देखिए इसका स्थिति जो है परिवर्तित हो गया। तो और दूसरी बात, अगर हम इसको खींचते भी हैं तो देखिएगा हमने इसको खींचा, ये देखिए इसकी स्थिति फिर से परिवर्तित हो गई। यानी बल वह धक्का व खिंचाव है जो कि स्थिति परिवर्तित कर दे या परिवर्तित करने की कोशिश करे। क्या करे? परिवर्तित करने की कोशिश करे या परिवर्तित कर दे, उसी को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। क्या कहते हैं? बल कहते हैं। तो बल क्या है भैया? बल, फोर्स। फोर्स क्या है? फोर्स है धक्का या खिंचाव, धक्का या खिंचाव। अब उस खिंचाव के कारण स्थिति परिवर्तित भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती। उस धक्के के कारण स्थिति परिवर्तित हो सकती है, नहीं भी हो सकती, है ना। जैसे आपने किसी के गाल में खूब तेज से तमाचा मारा, भाई आपने बल लगाया उसके गाल पे, है ना। किसी के गाल पे आपने थप्पड़ मारा और यदि उसकी स्थिति परिवर्तित हो गई, उसकी स्थिति क्या हो गई? गाल पे थप्पड़ पड़ते ही उसकी स्थिति क्या हो गई? परिवर्तित हो गई। मुंह धचक पचक गया, है ना, मुंह का आकार बिगड़ गया, तो क्या होगा? स्थिति परिवर्तित हो जाएगी। यदि आपने किसी को थप्पड़ मारा, उसकी स्थिति में परिवर्तन ही नहीं आया, तो क्या आपने बल नहीं लगाया? आपने बल लगाया, परिवर्तित करने की कोशिश किया स्थिति को, लेकिन परिवर्तित नहीं हुआ, फिर उसके बाद आपकी स्थिति बिगड़ जाएगी, है ना। यदि उसको आपके द्वारा थप्पड़ मारे जाने पर उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो जाहिर सी बात है वो आपसे हट्टा कट्टा हष्ट पुष्ट है, फिर आपकी स्थिति गई, है ना, आपकी स्थिति गड़बड़ हो जाएगी। तो बल क्या है? धक्का या खिंचाव है। बल क्या है? धक्का या खिंचाव है। अब बल में हम क्या पढ़ेंगे? तो बल में हम जानने की कोशिश करेंगे जड़त्व को। किसको भैया? जड़त्व को। किसको? जड़त्व को। इसको इनर्शिया भी बोलते हैं, अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? इनर्शिया। गड़बड़ा गया क्या जी? इनर्शिया, अंग्रेजी थोड़ा वीक है, समझ लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम जड़त्व के बारे में जानेंगे, क्योंकि जब हम बल पढ़ते हैं तो बल में हमें जड़त्व के बारे में पढ़ना होता है और न्यूटन के द्वारा दिए गए बल के तीनों नियमों के बारे में पढ़ना होता है। तो जड़त्व देखिएगा क्या है। जड़त्व ऐसी स्थिति को कहते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु है और वह विरामावस्था में है। जड़त्व की परिभाषा ही यही होती है कि यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वो गति की अवस्था में ही रहेगी, अगर कोई वस्तु चल रही है तो वो चलती ही जाएगी, और तब तक चलती जाएगी जब तक कि उस पर बाहर से कोई बल लगा करके उसे रोका ना जाए। जब तक कि बाहर से कोई बल लगा करके उस पर कोई बाहर से अगर बल लगाया जाएगा तभी वो वस्तु रुकेगी, अन्यथा वह वस्तु अगर गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही रहेगी, है ना। और यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है, एकदम चुपचाप खड़ी है, तो वह तब तक गति की अवस्था में नहीं होगी जब तक कि उस पर कोई बाहर से बल आरोपित नहीं किया जाता, बाहर से बल उस पर नहीं लगाया जाता। यानी कहने का मतलब, जड़त्व का सीधा मतलब है कि कोई वस्तु अपनी स्थिति में ही बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहर से बल नहीं लगाया जाता। वस्तु अपनी स्थिति में ही बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता। यानी वस्तु अपनी स्थिति में ही बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा, है ना। जैसे आप अपनी किताब को रखे हुए हैं, है ना, आप अपनी किताब को अलमारी पे रखे हुए हैं, तो क्या वह अपने आप गति करने लगेगी? आप कहोगे नहीं, वह अपनी स्थिति में ही बनी रहेगी। जब आप उस किताब को खींच करके बाहर निकालोगे, टेबल पे रखोगे, तब वह अपना स्थान परिवर्तित करेगी, क्योंकि वह विरामावस्था में है। कौन सी अवस्था में है? विरामावस्था में है। और यदि हमने कहा कि कोई वस्तु गति की अवस्था में है,
कोई गाड़ी चल रही है, 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 अब वह रुकेगी कब? जब आप बाहर से कोई फोर्स लगाओगे, ब्रेक मारोगे। भाई ब्रेक मारोगे वो भी तो फोर्स है, वो भी तो फोर्स ही है। जब आप ब्रेक लगाओगे, फोर्स डालोगे, तब वह धीरे 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 रुकेगी, मंदन होगा उसमें, तो वस्तु विरामावस्था में आ जाएगी। विरामावस्था में आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? आप कहोगे आ जाएगी। तो जब जड़त्व की बात करते हैं, तो जड़त्व कितने प्रकार का? दो प्रकार का, विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व। विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व। विराम का जड़त्व, कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी। जैसे हम अगर यहीं खड़े हो गए, जैसे मान लीजिए हम नहीं, कोई एक बड़ी सी ट्रक है, कोई एक ट्रक है और वह खड़ी है, तो वह ट्रक तब तक गति की अवस्था में नहीं होगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा। यानी वह ट्रक तब तक खड़ी रहेगी जब तक उसको धक्का देकर के आगे नहीं खसकाया जाएगा, या फिर स्टार्ट करके चलाया नहीं जाएगा। भाई स्टार्ट करेंगे तो बाहर से ही तो फोर्स दिया हमने, और अगर वह ट्रक चल दी, अगर वह ट्रक चल दी, तो अब आप उसे रोकने के लिए आगे मत खड़े हो जाइएगा कि हम धक्का दिए थे तब चली थी, है ना। अब उसको रोकने के लिए आप पता चला आगे से धक्का दे रहे हैं, तो वो आपको निपटा के आगे निकल जाएगा, है ना। तो कोई वस्तु अगर विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी, और कब तक रहेगी? जब तक उस पर कोई बाहर से बल नहीं लगाया जाता। और कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहर से बल नहीं लगाया जाता। जब बाहर से बल लगाया जाएगा तो जो गति की अवस्था में है, अगर बाहर से बल लगाया जाएगा तो वो किस अवस्था में हो जाएगी? विरामावस्था में। अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है और बाहर से बल लगाया जाएगा तो वह किस अवस्था में चली जाएगी? गति की अवस्था में चली जाएगी। भाई स्थान परिवर्तन करेगी, गति की अवस्था में जाएगी, चाहे वह भले बाद में फिर से रुक जाए बाहर से बल लगाने पर, है ना। अब इसके उदाहरण क्या क्या है देखिएगा। जब हम विरामावस्था की बात करते हैं, विरामावस्था की, विरामावस्था की, तो इसका उदाहरण क्या क्या होता है? इसका उदाहरण होता है, जैसे बस खड़ी है और आप बस की सीट पे बैठे हैं, बस खड़ी है और आप बस की सीट पे बैठे हुए हैं, और जैसे ही बस चलना शुरू करती है, तो बस तो चलना शुरू करती है लेकिन आप विरामावस्था में होते हैं। बस तो चलना शुरू कर दी, आप विरामावस्था में होते हैं, और आपका ये जो नीचे वाला, कमर के नीचे वाला हिस्सा है, वह बस से सटा हुआ होता है। यदि आप बैठे हैं, बैठने की स्थिति है, तब ये धड़ आपका, यानी नीचे वाला धड़ आपका बस से सटा हुआ होगा, वो तो गति की अवस्था में रहेगा, लेकिन आपका ये ऊपर वाला हिस्सा सटा हुआ नहीं रहेगा। तो बस तो विरामावस्था से चली, लेकिन आप विरामावस्था में हैं, आप गति की अवस्था में नहीं है, आप विरामावस्था में हैं। जैसे ही बस चलेगी आप पीछे की ओर झुक जाओगे। आप किधर झुक जाओगे? पीछे की ओर झुक जाओगे, क्योंकि आप विरामावस्था में थे, और जब बस चली तो आप पीछे की ओर झुक गए। तो ये किसका उदाहरण है? विराम जड़त्व का। किसका है? विराम जड़त्व का उदाहरण है। जैसे हमने कहा कि आपको जामुन तोड़ना है। क्या तोड़ना है? जामुन तोड़ना है। आपने जामुन की एक डाल पकड़ी, आपने जामुन की एक डाल पकड़ी, उस डाल को आपने हिलाया जोर से। आपने उस डाल को, जब आप जोर से उस डाल को हिलाओगे तो वह डाल गति की अवस्था में रहेगी। भाई डाल तो गति की अवस्था में आ जाएगी, लेकिन जामुन को थोड़ी ना पता है कि नीचे से डाल हिलाया जा रहा है। वो तो अपनी अवस्था में ही रहेगा, वह अपनी अवस्था में ही रहेगा, और उसका विरोध करेगा। किसका? उस गति का विरोध करेगा, क्योंकि वह विरामावस्था में है। और जब उस गति का विरोध करने की कोशिश करेगा तो वो जिस भी तने से लगा हुआ होगा, वो, अब जैसे ये जामुन है, मान लीजिए ये जामुन है, हमने क्या काम किया? अब ये जामुन यहां लगा हुआ है, हमने पकड़ के इस डाल को हिलाया, तो ये जामुन है, ये क्या करेगी? इस गति का विरोध करेगी, और विरोध करने के चक्कर में ये अपने, जो जिससे सटा हुआ है तने से, उससे टूट करके गिर जाएगी। उससे टूट करके क्या होगा? जामुन नीचे गिर जाएगा, और फिर आप बढ़िया से उसको खा लोगे। और एक उदाहरण देखिएगा, और एक उदाहरण क्या? जैसे आपके घर पे कंबल वंबल गंदा हो जाता है, तो आप कंबल को झाड़ते हैं। कंबल को क्या करते हैं? कंबल को झाड़ते हैं। तो आपने कंबल को झाड़ा, कंबल में गति पैदा की, लेकिन उसके अंदर जो धूल के कण हैं, वह उस गति का विरोध करेंगे जो गति आपने कंबल को दी। भाई कंबल को आपने झटका मारा, आपने उसको गति दिया, लेकिन जो धूल का कण उसमें मौजूद है, वह उस गति का विरोध करेगा, और उस गति का जब विरोध करेगा तो वह अपने स्थान से क्या होगा? निकल आएगा, यानी धूल झड़ करके निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए आप अपना बिस्तर झाड़ रहे हैं, डंडे से पीट रहे हैं। जैसे ही आप उस डंडे से बिस्तर पे चोट मारोगे तो बिस्तर तो थोड़ा नीचे की ओर जाएगा, नीचे की ओर गति करेगा, लेकिन उसमें जो धूल के कण हैं, धूल के कण वो तो विरामावस्था में है,
और वह विरामावस्था में है, तो आपने जो डंडा मारा उससे जो गति उत्पन्न हुई वो उसका विरोध करेगी, और जब विरोध करेगी तो वही धूल क्या होगा, ऊपर की ओर चला आएगा। किधर चला आएगा, ऊपर की ओर चला आएगा, और आपका बिस्तर साफ हो जाएगा। आपका बिस्तर क्या हो जाएगा, आपका बिस्तर साफ हो जाएगा, है ना। यानी कौन कौन सा उदाहरण, कंबल से धूल, कंबल से धूल का निकालना, पेड़ से, पेड़ से यानी जब आप पेड़ के तने को हिलाओगे तो फल या पत्ती का गिरना, फल या पत्ती का गिरना, फल या पत्ती का गिरना, और बस चलने पर, बस चलने पर व्यक्ति का, व्यक्ति का पीछे झुकना, व्यक्ति का पीछे झुकना। ये उदाहरण किसके हैं, तो ये सारे उदाहरण हैं विराम के जड़त्व के। किसके उदाहरण हैं, विराम के जड़त्व के। विराम के जड़त्व के उदाहरण कुछ इस प्रकार रहे, कंबल से धूल निकलना, पेड़ों से फल या पत्ती का गिरना, और बस चलती का पीछे झुकना, व्यक्ति का। अब देखिएगा गति का जड़त्व, गति का जड़त्व, गति के जड़त्व में हमने आपको क्या बताया कि कोई वस्तु अगर गति की अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में ही रहेगी। अब इसका उदाहरण क्या क्या है, बस चल रही है, बस पे ब्रेक लगा, तो बस पे ब्रेक लगने पर बस विरामावस्था में आ जाएगी, लेकिन आप उस स्थिति का विरोध करोगे और उस विरोध के पश्चात आप आगे की ओर झुक जाओगे। आप क्या करोगे, आगे की ओर झुक जाओगे। भाई झुक जाओगे कि नहीं झुक जाओगे, आप कहोगे झुक जाओगे, है ना। आपको एक उदाहरण देता हूं, एक गिलास देना, सिक्का दो, सिक्का, एक सिक्का देना, बस एक सेकेंड, आपको एक उदाहरण करके बताता हूं। मैंने लिया, ये मैंने लिया कागज, ये ग्लास और ये सिक्का, इस सिक्के को मैं इस पर रख देता हूं। अब जब मैं कागज को खींचूंगा, जब मैं कागज को खींचूंगा तो कागज के साथ साथ ये भी गति की अवस्था में होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, यह अभी स्थिर अवस्था में है। कागज भले गति की अवस्था में हो जाएगा, लेकिन जो सिक्का है वह विरामावस्था में ही रहने का प्रयास करेगा और इसके गति का यानी कागज की गति का विरोध करेगा। देखिएगा जब मैं इस कागज को खींचूंगा खूब तेज से, अब ऐसा नहीं है कि कागज को धीरे धीरे खींचो तो सिक्का भी धीरे धीरे जाए, है ना। जैसे मैंने कहा, ये देखिएगा, ये मैंने खींचा, सिक्का देखिए अंदर गिर गया, यानी यह सिक्का विरामावस्था में ही रहने का प्रयास करेगा और इसका विरोध करेगा। इसका क्या करेगा, विरोध करेगा। यानी अगर वह गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही रहने का प्रयास करेगा, वह विरामावस्था का विरोध करेगा। किसका विरोध करेगा, विरामावस्था का। तो जब कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही रहेगी। यानी आप अगर गति कर रहे हो बस में बैठने के साथ साथ, बस भी गति कर रही है, आप भी गति कर रहे हो, बस जैसे ही रुकी, बस जैसे ही रुकी उस पर ब्रेक लगा, तो आप तो गति की अवस्था में हो, आप गति की अवस्था में हो, आप उसका विरोध करोगे और उसी विरोध करने के चक्कर में जैसे ही वह ब्रेक मारेगा आप आगे की ओर झुक जाओगे। क्या होगा, आप आगे की ओर झुक जाओगे। झुक जाओगे कि नहीं झुक जाओगे, आपने यह एग्जाम्पल देखा भी होगा। आप कई बार जब ट्रैवल करते हैं, ब्रेक मारते हैं तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, और जब चलना स्टार्ट होता है बस, तो आप बस चलने पर व्यक्ति पीछे की ओर झुक जाता है। यह सब किसके उदाहरण है, जड़त्व के उदाहरण है। ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, पूछे जाते हैं। अब यहां पर आगे देखिएगा, जब हम आगे की बात करेंगे तो जड़त्व किस पर निर्भर करता है, जड़त्व किस पर निर्भर करता है, जड़त्व, जड़त्व किस पर निर्भर करता है, तो जड़त्व द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है, द्रव्यमान पे निर्भर करता है। द्रव्यमान पे कैसे निर्भर करता है भैया, जैसे हमने कहा कि जो वस्तु जितनी भारी रहेगी, जो वस्तु जितनी भारी रहेगी वह, अब जैसे मैंने कहा कि एक साइकिल है और एक ट्रक है, एक साइकिल है और एक ट्रक है, दोनों में भाई द्रव्यमान का अंतर है। साइकिल बहुत हल्की होगी, ट्रक बहुत भारी होगा। जब आप साइकिल को धक्का दोगे तो वो आसानी से चलने लगेगा, वह विरामावस्था में है, विरामावस्था में है साइकिल। आप उसको जब धक्का दोगे तो वह गति की अवस्था में जाने के लिए विरोध करेगा, लेकिन वह ट्रक से हल्का होने की वजह से गति करने लगेगा। वहीं आप ट्रक को धक्का मारोगे तो वह आपकी गति का विरोध करेगा, यानी आप जो धक्का दे रहे हो उसका विरोध करेगा। क्या करेगा, उसका विरोध करेगा, क्योंकि साइकिल की अपेक्षा ट्रक क्या है, ज्यादा भारी है। तो जड़ तो किस पर निर्भर करेगा, द्रव्यमान पर। जो वस्तु जितनी भारी रहेगी
वह वस्तु उतना ही विरोध करेगी आपके द्वारा, यानी विराम या गति का विरोध करेगी। अगर वस्तु गति की, यानी अगर कोई ज्यादा द्रव्यमान का वस्तु है, वह गति की अवस्था में है, आप उस पर बल लगा के रोकने की कोशिश करोगे तो वह उस बल का विरोध करेगी, यानी विरामावस्था का विरोध करेगी। और यदि वह विरामावस्था में है, विरामावस्था में है, आप उसको गति की अवस्था में ले जाने की कोशिश करोगे तो वह गति की अवस्था का विरोध करेगी। लेकिन आपके द्वारा लगाया गया बल अगर ज्यादा होगा, फोर्स ज्यादा होगा, तो वह क्या होगा, वह विरामावस्था में चली जाएगी या फिर गति की अवस्था में चली जाएगी। ठीक है, यहां तक बातें समझ में आई। तो जड़त्व किस पर निर्भर करता है, तो जड़त्व द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जड़त्व किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर निर्भर करता है। और यही जो जड़त्व का नियम है, इसी जड़त्व के नियम को, इसी जड़त्व के नियम को न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का प्रथम नियम या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। किसका नियम, गैलीलियो का नियम। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि गैलीलियो का निम्नलिखित में से नियम कौन सा है, गैलीलियो का नियम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो वहां पर दिया रहेगा कि बल का पहला नियम या न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम, इनमें से कोई नहीं आए उपरोक्त सभी। तो भाई न्यूटन का पहला नियम यही है जड़त्व, और इसी जड़त्व को हम गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। और न्यूटन ने टोटल कितने नियम दिए थे, तो न्यूटन ने टोटल 3 नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे, तो न्यूटन ने टोटल 3 नियम दिए थे। तो हमने न्यूटन का पहला नियम देख लिया, और न्यूटन का पहला नियम क्या है, जड़त्व का नियम। और जड़त्व के नियम में भी क्या क्या, विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व। ठीक है, यहां तक बातें समझ में आई। अब उसके बाद हम न्यूटन का दूसरा नियम देखते हैं। न्यूटन का दूसरा नियम, जब हम न्यूटन के दूसरे नियम की चर्चा करते हैं तो न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता है, न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता है, न्यूटन का दूसरा नियम कहता है कि संवेग परिवर्तन की दर, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता है, न्यूटन का दूसरा नियम कहता है, न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता है कि संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के बराबर होती है, लगाए गए बल के बराबर होती है, लगाए गए बल के बराबर होती है। न्यूटन का दूसरा नियम कहता है कि संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के बराबर होती है, यानी कहने का मतलब F बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा P अपान T। क्योंकि संवेग परिवर्तन, संवेग को हम किससे डिनोट करते हैं, तो आप कहोगे संवेग को हम डिनोट करते हैं P से, और P बराबर क्या होता है, यम इंटू वी। क्या होता है, यम इंटू वी, यानी द्रव्यमान गुणे वेग। तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। अब देखिएगा हम यहीं से आगे निकालेंगे क्या, F बराबर डेल P, डेल्टा P यानी P2 माइनस P1। संवेग परिवर्तन की दर ही तो है, तो परिवर्तन हमें कब दिखेगा, पहली स्थिति और दूसरी स्थिति, बटे T। और P हमने यहाँ पर क्या लिख रखा है, M इंटू वी। तो F बराबर क्या हो जाएगा, M इंटू V1 माइनस M इंटू V2 बटे T। देखिएगा जब हम संवेग की बात करते हैं तो इसमें द्रव्यमान स्थिर रहता है। द्रव्यमान क्या होता है, स्थिर रहता है। वेग परिवर्तन होता है, द्रव्यमान स्थिर रहता है। जैसे हमने कहा कि ये मान लीजिए 100 ग्राम का ये डस्टर है, कितने ग्राम का, 100 ग्राम का डस्टर है। अब हमने इसका मान लीजिए 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से इसको यहां से यहां ले गए, तो क्या ये 100 ग्राम से 200 ग्राम हो जाएगा क्या, 100 ग्राम से 200 ग्राम हो जाएगा क्या ये, आप कहोगे बिल्कुल नहीं। जैसे हम ही कहे अपने आप को, हमने कहा कि मैं मान लो मैं 40 किलो का हूं, कितने किलो का, 40 किलो का हूं। मेरा द्रव्यमान कितना है, मेरा द्रव्यमान 40 है। मैं यहां से यहां तक आया, कुछ वेग से आया, कुछ वेग से आया, तो क्या मैं 40 से 50 हो जाऊंगा क्या, कि 40 से 30 हो जाऊंगा, नहीं हो जाऊंगा ना। बस वेग चेंज होगा, द्रव्यमान स्थिर रहेगा। उसी तरीके से द्रव्यमान स्थिर है, वेग हमने चेंज किया, तो F बराबर क्या आ जाएगा, F बराबर क्या आ जाएगा, आप कहोगे यम कॉमन लीजिए सर जी, आप रखिए V2 माइनस V1 बटे T। फिर जब यहीं पर हम आगे करेंगे तो देखिएगा F बराबर क्या हो जाएगा, यम डेल V बटे डेल्टा V मतलब वेग परिवर्तन बटे T, और वेग परिवर्तन बटे समय, यानी F बराबर यम इंटू डेल्टा V बटे T। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण। क्या कहते हैं, त्वरण। तो F बराबर यम इंटू ए, आ गया फार्मूला, F बराबर यम इंटू ए, फार्मूला आ गया कि नहीं आ गया, आप कहोगे आ गया सर। तो संवेग परिवर्तन की दर क्या है, लगाए गए बल के बराबर होती है, लगाए गए बल के क्या होती है,
बराबर होती है। तो न्यूटन का दूसरा नियम कहता है कि संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के बराबर होती है। कैसे होती है, यहाँ पर हमने आपको सिद्ध करके बता दिया। आगे जब संवेग बताएंगे तो उसके बारे में बताएंगे। देखिएगा हमने क्या कहा है, संवेग परिवर्तन की दर। आप संवेग परिवर्तन नहीं बोलेंगे, जब आप संवेग परिवर्तन की बात करेंगे तो वह आवेग हो जाएगा। इसकी चर्चा हम आगे आपसे करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के बराबर होती है, लगाए गए बल के बराबर होती है। यानी क्या हो जाएगा, यह बराबर m इंटू ए। और यही हमें पढ़ना है यहाँ पर, यही हमें पढ़ना है यहाँ पर, यही हमें क्या करना है, यही हमें पढ़ना है। तो यहाँ पर हमने दूसरा नियम भी आपको बता दिया, दूसरा नियम भी आपको हमने बता दिया, दूसरा नियम भी बता दिया। अब जब हम बल की चर्चा कर ही रहे हैं तो तीसरा नियम आपको अगले क्लास में बताएंगे। यहाँ पर बल के बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा। बल बराबर क्या, F बराबर m इंटू ए। और बल कैसी राशि है, तो बल कहोगे आप सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है। और F बराबर m इंटू ए, तो यानी द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। और द्रव्यमान को हम m से डिनोट करेंगे और त्वरण, त्वरण क्या भैया, a से डिनोट करेंगे। तो m को हम kg में लिखते हैं, अभी m ही लिखेंगे। और a को हम क्या लिखेंगे, वेग परिवर्तन बटा समय। क्या लिखेंगे, वेग परिवर्तन बटा समय। तो यहाँ से हम फार्मूला निकालेंगे, किसका फार्मूला, बल का। बल का फार्मूला कह रहा हूँ, बल का मात्रक, बल का मात्रक निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही तो होगा, यही होगा, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्योंकि जब हम वेग को निकालेंगे, वेग का मीटर प्रति सेकंड, और टी नीचे है ही पहले से ही, यानी टी यानी सेकंड यहाँ पर भी है। और सेकंड में सेकंड का गुणा करोगे तो क्या आएगा, सेकंड स्क्वायर आएगा। सेकंड स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा। आइए एक बार पूरा डिटेल से हल करके देखते हैं। यहाँ हमने लिखा केजी इंटू, यहाँ पर हमने लिखा मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। अच्छा, त्वरण का मात्रक नहीं जानते हैं क्या, आप कहोगे जानते हैं, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ही तो होता है त्वरण का मात्रक। केजी को हम किससे डिनोट करते हैं, एम। मीटर को हम एल से डिनोट करते हैं और सेकंड को टाइम से, तो टी माइनस टू, एम एल टी के पावर माइनस टू। ये क्या हो गया, ये इसका विमीय सूत्र हो गया। और इसका मात्रक क्या हो गया, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यही मात्रक को हम क्या कहते हैं, न्यूटन। क्या कहते हैं, न्यूटन कहते हैं। क्या कहते हैं, तो न्यूटन कहते हैं। तो ये बल का मात्रक, बल कैसी राशि है, बल का विमीय सूत्र, ये हमने आपको पिछली क्लास में बता रखा है। हमने आपको पिछली क्लास में बता रखा है, जब हम सदिश और अदिश राशि पढ़ रहे थे तब। तो यहाँ भी थोड़ा सा हमने चर्चा कर दिया कि बल कैसी राशि है, सदिश राशि है। बल का फार्मूला होता है m इंटू ए। और m यानी द्रव्यमान को हम m इंटू ए से डिनोट करेंगे, तरल को। और m ए को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा v यानी वेग परिवर्तन की दर। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। और त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसका जब विमीय सूत्र लिखेंगे तो कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एम एल टी के पावर माइनस टू। और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन या केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ तक बातें समझ में आ गई होंगी। अब बचा है न्यूटन का तीसरा नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। और फिर इसके आगे जड़त्व में हमें क्या क्या पढ़ना है, इसके आगे की चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आप सबको धन्यवाद, जय हिंद।